चांदनी आहिस्ता आहिस्ता राजीव की ओर बढ़ रही थी, पर उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। पता नहीं क्यों, पर वो जैसे जैसे राजीव के करीब जा रही थी, उसे घबराहट सी हो रही थी। राजीव किसी से फोन पर बात कर रहा था और उसकी ओर पीठ करके खड़ा था। उसके करीब आकर चांदनी के कदम रुक गए, पर उसके करीब आते ही बिना उसके छुए, बिना देखे, राजीव को उसके पास होने का एहसास होने लगा और वो अपने सामने खड़े शख्स से बात करते करते रुक गया। चांदनी ने राजीव के कंधे को छूने के लिए अपना एक हाथ उसकी ओर बढ़ाया, पर उसका हाथ कांपने लगा। वो हिम्मत करके राजीव के कंधे को छूने ही जा रही थी कि राजीव उसकी ओर पलट गया, पर उसके पलटते ही चांदनी घबराकर वहीं लगे पर्दे की ओट में छिप गई। राजीव को कोई नजर नहीं आया। वो मन ही मन बोला, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वो लड़की मेरे करीब थी। हे भगवान, ये मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है। ये आदमी है, कोई शेर, चीता या भेड़िया नहीं जो मुझे खा जाएगा, तो फिर मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है। चांदनी ने मन ही मन इतना कहा और अपना एक हाथ अपने दिल पर रख लिया, ये सोचकर कि अब उसे उसकी धड़कनें सुनाई नहीं देगी। राजीव वहां से जाने के लिए पलटा, तभी उसे चांदनी की चूड़ियों की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पलटकर देखा तो उसे पर्दे की ओट में किसी की परछाई नजर आई। वो उस परछाई की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी अरुण उसके पास आकर बोला, राजीव 2 घंटे में बारात आने वाली है, तुम एक बार जाकर संजय से बात कर लो। वरमाला के वक्त स्टेज मूव करने में कोई प्रॉब्लम ना आए और प्लीज सारा अरेंजमेंट भी एक बार फिर से चेक कर लेना। राजीव ने इतना कहा और वहां से जाने लगा, पर जाते हुए उसने एक बार फिर से पर्दे की ओर देखा, पर इस बार उसे कोई नजर नहीं आया। दूसरी ओर चांदनी दौड़ती हुई अपने कमरे में आई और आते ही उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और उससे टिककर बोली, आज तो तू बाल बाल बची चांदनी, वरना अगर उन्होंने देख लिया होता तो तेरी तो शामत आ जानी थी। कान्हा जी ने बचा लिया आज तुझे। जिस आदमी के करीब जाने से तेरी ये हालत हो रही है, उससे कभी तेरी शादी होना तो नामुमकिन है। इसलिए जो कुछ तूने आज सपने में देखा उसे सपना समझकर ही भूल जा और गलती से भी अब उनके करीब जाने की हिम्मत मत करना, वरना वहां स्याह की डोली उठेगी और यहाँ तेरी अर्थी। इतना कहकर चांदनी ने सुकून की सांस ली और अलमारी की ओर बढ़ी। उसने अलमारी से अपने लिए एक ब्लैक कलर का लहंगा निकाला और चेंज करने चली गई। दूसरी ओर मनाली के खूबसूरत से फार्म हाउस में बारात के लिए घोड़ी सज चुकी थी और बारात निकलने की पूरी तैयारी थी। आकाश एक खूबसूरत से सोफे पर बैठा था। तभी एक औरत उसकी माँ से बोली, अंजलि, आकाश के सिर पर सेहरा सजाओ ना, अब किसका इंतजार है। इसके डैड का। उनके पास इतनी फुर्सत कहाँ है जो वो अपने बेटे की शादी में भी टाइम पर पहुंच जाए। बारात निकलने का वक्त हो गया है और अब तक नहीं आए। इतना कहकर उन्होंने विक्की की ओर देखा और बोली, विक्की, अपने डैड को फोन लगाकर पूछो कि उन्हें और कितना वक्त लगेगा, और कियारा से कहो कि दूल्हे का सेहरा लेकर आए। जी मॉम। इतना कहकर विक्की अपने डैड को कॉल करने लगा। तभी एक औरत अंजलि की ओर देखते हुए आहिस्ता से पास खड़ी एक दूसरी औरत से बोली, पैसों की लालच में अपने से 2 गुने उम्र के आदमी से शादी करेगी तो जिंदगी भर इंतजार ही तो करना पड़ेगा। ये सुनकर दूसरी औरत हंसने लगी और फिर अपनी हंसी रोककर आहिस्ता से बोली, इसकी जैसी औरतों का यही तो बिजनेस होता है। तभी तो कुकू भाटिया की मिस्ट्रेस से उसकी बीवी बन गई। अच्छा ही है जो इसने उस बूढ़े से शादी कर ली, वरना विक्की जिंदगी भर इसकी और कुकू भाटिया की नाजायज औलाद ही बना रहता और ये नाइट क्लबों में नाचती रहती। शादी करने से नाजायज औलाद जायज बन गई और एक जायज औलाद भी पैदा हो गई। इतना कहकर पहली औरत फिर से हंसने लगी। उसे हंसते देखकर दूसरी औरत भी हंस पड़ी। दूसरी ओर विक्की अपनी मॉम के पास आकर बोला, मॉम, डैड का चॉपर निकल चुका है, वो कुछ देर में पहुंच जाएंगे। अंजलि कुछ नहीं बोली तो विक्की ने उसे साइड से हक किया और मुस्कुराते हुए बोला, रिलैक्स मॉम, इतना गुस्सा मत करिए। आप तो जानती है ना कि हमारा बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। डैड के पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है, इसलिए वो चाहते थे कि सिया और आकाश की शादी चर्च में हो जाए, पर सिया की फैमिली की वजह से हमें इंडियन वेडिंग करनी पड़ रही है। इसलिए डैड के लिए वक्त निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हमें बारात लेकर सिया के घर चलना चाहिए। डैड आ जाएंगे। अपने डैड का लाडला है ना तू, इसलिए हमेशा उनकी साइड लेता है। जाकर कियारा को बोल कि वरमाला लेकर आए। अंजलि विक्की के गाल को छूकर बोली तो विक्की मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। वो तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि कियारा सोफे पर बैठी शराब पी रही थी और उसने बहुत ही रिवीलिंग सी ड्रेस पहनी हुई थी। कियारा की उम्र यही कोई 24 साल होगी। देखने में बहुत खूबसूरत थी वो।
पर उसे देखकर विक्की का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और पूछा, ये क्या पहन रखा है तुमने कियारा? घर में शादी है और तुम ये सब? ड्रेस है बेबी, पूरे 12 लाख रुपए की है। तुम्हें पसंद नहीं आई? कियारा ने नशे की हालत में उसके करीब आकर पूछा। पर विक्की ने उसे खुद से दूर धकेल दिया। वो सोफे पर जा गिरी। विक्की ने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर उसके मुंह पर फेंका। पर उसकी इस हरकत पर कियारा को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो हंसने लगी, जिससे विक्की का गुस्सा और बढ़ गया। उसने फिर से उसकी बांह पकड़ी और उसे उठाकर बोला, अगर 12 लाख के कपड़े पहनने के बाद भी एक लड़की का पूरा जिस्म दिखता है तो इससे अच्छा होता कि तुम 500 रुपए की साड़ी खरीद कर पहन लेती। कियारा ने नशे में बहुत प्यार से विक्की के चेहरे को छुआ और बोली, नाराज क्यों हो रहे हो बेबी? ये ड्रेस पहनकर मैं मेहमानों के बीच नहीं आऊंगी। अगर आ भी जाओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कियारा, क्योंकि मेरे लिए तुम सिर्फ एक बिजनेस डील हो जिसे मेरे बाप ने दौलत के लिए मुझ पर थोप दिया है। इसलिए अगर तुम बिना कपड़ों के भी बाहर आ जाओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विक्की उसका हाथ झटक कर बोला और वहां से जाने लगा। तभी कियारा बोली, अगर इतनी ही नफरत है मुझसे विक्की, तो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? विक्की के कदम रुक गए और वो पलट कर बोला, बहुत जल्द दे दूंगा कियारा, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बस ये शादी हो जाए। कियारा एकटक उसे देखने लगी तो विक्की पलटकर बोला, रेडी होकर नीचे आ जाओ, मेरे भाई की शादी है आज कियारा, जिसके साथ फिलहाल तुम्हारा भी एक रिश्ता है। मैं बाहर कोई तमाशा नहीं चाहता और ना ही तुमसे खुश होने की उम्मीद करता हूँ, पर मेरे और तुम्हारे घर वालों के लिए आज तक हम जिस तरह खुश होने का दिखावा करते आ रहे हैं, ठीक वैसा ही दिखावा आज एक आखिरी बार कर दो। इतना कहकर विक्की ने फिर से मुंह फेर लिया और बोला, आकाश को सेहरा बांधना है, प्लीज जल्दी आ जाओ। कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया। विक्की तेजी से वहां से चला गया। उसके जाते ही कियारा की आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसने खुद को संभाला और फिर टेबल पर रखी शराब की बोतल उठाकर पीने लगी। इधर विक्की बाहर लॉन में आया और मेहमानों से बात कर रही अपनी मॉम की बांह पर हाथ रखकर बोला, एक्सक्यूज मी। वो उन्हें एक तरफ लेकर आया और इधर उधर देखकर बोला, मॉम कियारा ने कुछ ज्यादा ही पी रखी है, अगर बाहर आई तो हमेशा की तरह बेवजह का तमाशा खड़ा कर देगी, बेहतर होगा उसे वहीं रहने दीजिए। विक्की के इतना कहते ही अंजलि का चेहरा गुस्से से तमतमा गया और वो विक्की पर भड़की, विक्की मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तू मेरी औलाद ही नहीं है। मैंने दौलत और शोहरत के लिए एक 70 साल के बूढ़े आदमी को अपने काबू में कर रखा है, पर तुझसे अपनी बीवी संभाली नहीं जा रही है। तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम विक्की इसलिए रखा था क्योंकि उन्हें अपनी पहली पत्नी से पैदा हुए बेटे विक्की उर्फ विक्रम से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत थी, पर न तुम्हारी शक्ल उससे मिलती है और न ही अक्ल। बेवजह ही वो बुढ़ा तुमसे उम्मीदें लगाए बैठा है। इतना कहकर अंजलि उसे घूरते हुए वहां से चली गई। विक्की ने भी गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली और मन ही मन बोला, नहीं हूं मैं विक्रम और न ही बनना चाहता हूं, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि विक्रम क्या था। इधर चांदनी काले रंग का लहंगा चोली पहने आईने के सामने खड़ी अपने कानों में झुमके पहन रही थी। उसने अपनी लंबी सी चोटी अपने बाएं कंधे पर डाली हुई थी। झुमके पहनते ही उसने टेबल पर रखा कमरबंद उठाया और कमर में बांधने लगी। तभी समय वहां आ गया, पर जैसे ही उसने चांदनी को देखा तो बस देखता ही रह गया। ऐसे मत देखो मुझे समय, मुझे पता है कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, चांदनी अपनी चुनरी ठीक करते हुए बोली। समय मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, तू बहुत प्रिटी लग रही है चांदनी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई काली नागिन चांद को घेरे खड़ी है। समय के इतना कहते ही चांदनी का मुंह खुल गया। उसने गुस्से में बेड पर रखा पिलो उठाकर उसकी ओर फेंका और बोली, तूने मुझे नागिन कहा? समय पिलो पकड़कर हंसते हुए उसके पास आकर बोला, सॉरी, तू सच में बहुत सुंदर लग रही है। ये सुनकर चांदनी इतराते हुए बोली, वो तो मैं हमेशा ही लगती हूँ। ओ पापा की परी, थोड़ा कम इतरा, चल सिया तुझे बुला रही है। समय ने इतना कहकर उसकी कलाई पकड़ी और उसे वहां से ले जाने लगा, पर तभी चांदनी उससे अपनी बांह छुड़ाकर बोली, तू जा समय, मैं अपनी पैकिंग करके आती हूँ, क्योंकि सिया की विदाई होते ही हमें भी निकलना होगा। तेरा तो मुझे नहीं पता, पर मैं अगर वक्त पर नहीं पहुंची तो मेरी नौकरी गई समझो। ओके मैडम, तू अपनी पैकिंग खत्म करके जल्दी आ जा, बारात वहां से निकलने ही वाली है। इतना कहकर समय वहां से चला गया। चांदनी ने जल्दी से अपना सूटकेस उठाया और अपना सामान उसमें डालने लगी। इधर अंजलि ने मुस्कुराते हुए आकाश के सिर पर सेहरा सजाया तो वही खड़ी उसकी एक सहेली ने उससे पूछा, अरे अंजलि, छोटी बहू को लेने जा रही हो और बड़ी बहू का कुछ अता पता नहीं है? भाई कियारा को भी तो बुलाओ।
अपने देवर की शादी में 2-4 ठुमके लगाने का उसका भी तो हक बनता है। हाँ वो कियारा, अंजलि ने इतना कहा ही था कि तभी म्यूजिक प्लेयर में बहुत तेज गाना बजने लगा। हाँ मुंडा थोड़ा ऑफबीट है, पर कुडिया दे नाल बहुत स्वीट है। सबको कियारा उस गाने पर ठुमके लगाती नजर आने लगी। सारे मेहमानों के साथ साथ अंजलि, विक्की और आकाश की भी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि कियारा वही कपड़े पहने नाच रही थी जिसे विक्की ने उसे चेंज करने के लिए कहा था। उसे इस तरह के कपड़ों में नाचते देख कुछ लोगों ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली तो कुछ आपस में बातें करने लगे। अंजलि गुस्से में विक्की को घूरने लगी। उसके घूरते ही विक्की तुरंत आगे बढ़ा और उसने कियारा की बांह पकड़ ली। तो कियारा ने नशे में उसके गले में अपनी बाहें डाली और उससे चिपक चिपक कर नाचने लगी। कुछ लड़के तो सबकी नजरों से बचकर उसका वीडियो भी बना रहे थे। कियारा की हरकतों ने अंजलि को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया था। उसने म्यूजिक बंद करने का इशारा किया तो एक लड़के ने तुरंत म्यूजिक बंद कर दिया। म्यूजिक बंद होते ही कियारा विक्की से दूर हुई और नशे में लड़खड़ाते हुए जोर से चीखी, "Who stopped दिस म्यूजिक, फिर से ऑन करो। कियारा अंदर चलो और चलकर चेंज करो।" विक्की उसकी बांह पकड़कर गुस्से में बोला। तो कियारा ने उससे अपनी बांह छुड़ाई और सोफे पर दूल्हा बनकर बैठे आकाश के बगल में आ बैठी। उसने नशे में मुस्कुराते हुए आकाश के गाल को चूमा और बोली, "आज तो मेरे देवर की शादी है, तुम्हारे छोटे भाई की शादी है बेबी, तो मेरा नाचना तो बनता है ना।" तभी अंजलि ने उसकी बांह पकड़कर उसे वहां से उठाया और अपने आसपास देखते हुए आहिस्ता से बोली, "क्यों इतने मेहमानों के बीच हमें एम्बेरस कर रही हो? इस तरह के बेहुदा कपड़े पहनकर मेहमानों के सामने आने में तुम्हें शर्म नहीं आई?" "कैसी शर्म मॉम, बिना कपड़ों के थोड़ी बाहर आई हूँ, और ना ही बाहर आकर किसी और के पति के सामने बेहुदा डांस कर रही हूँ।" कियारा अंजलि के गले में हाथ डालकर आहिस्ता से बोली। अंजलि उसे गुस्से में घूरने लगी। उसने फिर से विक्की की ओर देखा। विक्की ने आकर कियारा को पकड़ा और उसे अंदर ले जाते हुए बोला, "बहुत तमाशा कर चुकी हो, अब बेहतर होगा कि तुम अपने कमरे में ही रहो। तुम्हें आकाश की शादी अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है।" कियारा और विक्की को जाते देख सारे मेहमान आपस में बातें करने लगे। एक औरत हंसते हुए बोली, "अंजलि, बेहतर होता कि तुम अपने बेटे की शादी वही लंदन के किसी चर्च में कर देती। वहाँ तुम्हारी बहू की इस हरकत को सब नज़रअंदाज कर देते, पर यहाँ इंडिया में तो तुम्हारी इज्जत का तमाशा बना दिया तुम्हारी बहू ने।" तभी एक दूसरी औरत बोली, "और नहीं तो क्या, पता नहीं जब तुम्हारी छोटी बहू को ये सब पता चलेगा तो उस पर इन सब का क्या असर पड़ेगा।" "अरे नहीं नहीं, वो तो सिया है। सिया का मतलब जानती हो ना, सीता माता। आई एम श्योर कि वो अपनी दूसरी सास शोभा की तरह होगी, अंजलि और कियारा की तरह नहीं। है ना अंजलि?" वही खड़ी एक और औरत ने पूछा। अंजलि ने सिर झुकाकर अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली। तभी उसके पास खड़ी उसकी एक सहेली आहिस्ता से उससे बोली, "इनकी बातों पर ध्यान देगी तो शादी का मुहूर्त निकल जाएगा।" अंजलि ने खुद को संभाला और आकाश को घोड़ी पर बैठने का इशारा किया। इधर विक्की कियारा को रूम में लेकर आया और उसने उसे बैग पर पटक कर कहा, "कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरे भाई की शादी अटेंड करने की, यही पड़ी रहो।" इतना कहकर विक्की गुस्से में रूम से बाहर आया और रूम लॉक करके वहां से चला गया। इधर राजीव मेहमानों के स्वागत की तैयारियों में बिजी था। तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। श्याम मामाजी का नंबर देखते ही उसने तुरंत एक तरफ आकर कॉल रिसीव की और बोला, "हेलो राजीव, आई होप तुमने ब्लूप्रिंट्स रेडी कर लिए होंगे। अगर तुम मुझे सेंड कर दो तो मैं अपने दोस्त को भेज देता हूँ।" श्याम के इतना कहते ही राजीव बोला, "ब्लूप्रिंट्स तो रेडी है, पर मैं आपको सेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ये ब्लूप्रिंट्स सीधे मुंबई जाकर पार्टी को दिखाना ज़्यादा सेफ समझता हूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जाने की इजाज़त दे दी?" तभी श्याम ने पूछा। राजीव अपने चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट लिए बोला, "अगर वो इजाज़त नहीं भी देगी तो भी मैं मुंबई ज़रूर जाऊँगा। तो ठीक है, मैं तुम्हारी कल की टिकट करवा देता हूँ, तुम वक्त पर स्टेशन पहुँच जाना।" "ज़रूर पहुँच जाऊँगा।" राजीव ने इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और खुद से बोला, "इस बार मैं नहीं रुकूंगा माँ, मैं मुंबई ज़रूर जाऊँगा।" तभी कुछ लोग मेन गेट की ओर जाते हुए बोले, "चलो चलो, बारात आ गई।" राजीव भी आगे बढ़ने लगा। बारात मेन गेट पर आ चुकी थी और सिया का परिवार बारातियों का स्वागत कर रहा था। तभी सिया के डैड ने विक्की से पूछा, "विक्की, तुम्हारे डैड नहीं आए?" "मैं आ गया हूँ सुरेश साहब।" तभी कुकू भाटिया बोले। उनकी आवाज़ सुनते ही सबने पलटकर पीछे देखा तो एक हट्टा खट्टा आदमी सूट बूट में खड़ा था। उसे देखने से ही लग रहा था कि उसकी उम्र 60-70 के आसपास होगी। उन्होंने अपनी आंखों पर नंबर वाला चश्मा लगा रखा था। उन्हें देखते ही सबके चेहरे खिल गए। सिया के डैड आगे आए
और उन्होंने कुकू भाटिया के गले में फूलों की माला पहनाई और बोले, आपका स्वागत है भाटिया साहब। कुकू भाटिया मुस्कुरा दिए और उन्होंने आगे बढ़कर सिया के डैड को गले लगाकर कहा, बेटी की शादी आपको मुबारक हो सुरेश साहब, और हमारी कंपनियों का मर्ज भी। आपको भी अपने छोटे बेटे की शादी मुबारक हो समधी जी। सुरेश के इतना कहते ही दोनों मुस्कुरा दिए। सुरेश और उनके रिश्तेदारों ने एक एक करके सारे बारातियों का स्वागत शुरू कर किया। बारात में आए आकाश के कुछ दोस्त शराब पीकर नाच रहे थे। ऐस समय और अभी भी उनके साथ शुरू हो गए। राजीव फिर से चेयर पर बैठकर पीने लगा। उसे ये सब देखने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, पर तभी उसकी नज़र चांदनी पर पड़ी, जो पिंकी का हाथ पकड़े बारात की ओर ही दौड़ी चली जा रही थी। उसने जैसे ही कुछ लड़कों को डांस करते देखा तो खुद भी पिंकी के साथ नाचने लगी। अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी सिया ये सब देखकर वही खड़ी होकर नाच रही थी। तभी समय और अभी की नज़र चांदनी और पिंकी पर पड़ी। उन दोनों ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें भी अपने साथ नाचने के लिए खींच लिया। चांदनी और पिंकी भी बड़े मजे से उनके साथ डांस कर रही थी। आकाश के कुछ शराबी दोस्तों की नजरें एक बार फिर चांदनी पर आकर रुक गई। वो जानबूझकर चांदनी के करीब आकर डांस करने की कोशिश करने लगे, पर चांदनी ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। घोड़ी पर बैठा आकाश भी वही बैठे बैठे नाच रहा था, पर विक्की को नाचने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस अपने डैड और बाकी मेहमानों से बातें करने में बिजी था। सबका स्वागत होते ही सारे बाराती अंदर आए। दूल्हा और उसके कुछ दोस्त भी स्टेज की ओर बढ़ने लगे। सिया की माँ चांदनी और पिंकी के पास आकर बोली, चांदनी जाकर सिया को ले आ बेटा, वरमाला का वक्त हो गया है। जी आंटी, इतना कहकर चांदनी और पिंकी दौड़ते हुए अंदर जाने लगी। राजीव अभी भी वही बैठा शराब पी रहा था। सिया के डैड की नज़र जैसे ही राजीव पर पड़ी तो वो तुरंत उसके पास आए और बोले, राजीव तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आओ मैं तुम्हें आकाश के डैड और भाई से मिलवाता हूँ। कल भी तुम विक्की के संगीत में पहुँचने से पहले ही निकल चुके थे। राजीव को ना चाहते हुए भी हामी भरनी पड़ी और उनके साथ जाना पड़ा। वो उनके साथ कुकू भाटिया की ओर बढ़ने लगा, पर वो उसकी ओर पीठ करके खड़े किसी से बात कर रहे थे। दोनों उनके पास पहुंचे तो सिया के डैड ने कुकू भाटिया के कंधे पर हाथ रखा कि तभी अरुण आकर राजीव से बोला, राजीव सिया के ससुराल वालों को देने के लिए जो तोहफे आए थे वो कहाँ रखवाए हैं तुमने? मेरे साथ चलो। राजीव इतना कहकर अरुण के साथ जाने के लिए पलटा तो सुरेश ने भी अपने हाथ को रोक लिया और कुकू भाटिया के पास आकर उनसे बातें करने लगे। राजीव अरुण से बात करते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी उसकी कोहनी सामने से आ रहे विक्की को लग गई, जो किसी से फोन पर बात कर रहा था। राजीव ने बिना उसकी ओर देखे सॉरी कहा और आगे बढ़ गया। विक्की ने भी पलटकर उसकी ओर देखा और फिर फोन पर बात करते हुए वहां से चला गया। चांदनी और पिंकी सिया को लेकर स्टेज की ओर बढ़ने लगी। दुल्हन को स्टेज पर आता देख सब उसे ही देखने लगे। कुकू भाटिया भी उन्हें ही देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें सिया के साथ पिंकी तो नजर आई, पर चांदनी का चेहरा नजर नहीं आया। चांदनी और पिंकी ने सिया को आकाश के पास लाकर खड़ा कर किया। कुकू भाटिया चांदनी को देख पाते उसके पहले ही अंजलि उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, जरा सुनिए। कुकू भाटिया बिना चांदनी को देखे ही पलट गए और अंजलि की ओर देखने लगे। अंजलि ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें वहां से ले जाते हुए बोली, आपसे कुछ बात करनी है मुझे। कुकू भाटिया बिना कुछ कहे उनके साथ चल दिए। मेहमानों से अलग थोड़े शांत माहौल में आते ही अंजलि ने उनसे पूछा, आपने मर्ज के पेपर सुरेश भाई साहब से साइन करवा लिए ना? डोंट वरी डार्लिंग, बिना पेपर साइन हुए ये शादी नहीं होगी। इंडिया में दोबारा अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए ये मर्ज बहुत ज़रूरी है, इसलिए तो ये शादी हो रही है। जब तक सुरेश साहब मर्ज के पेपर साइन नहीं कर देंगे फेरे नहीं होंगे। कुकू भाटिया के इतना कहते ही अंजलि के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो कुकू भाटिया के गले लगकर बोली, मर्ज के पेपर्स मेरे लिए इस शादी का सबसे खूबसूरत तोहफा होगा, थैंक यू। कुकू भाटिया मुस्कुरा दिए। इधर स्टेज पर वरमाला होते ही समय चांदनी के पास आकर बोला, सिया को उसका फोन चाहिए, तेरे पास था ना? ओह हाँ, वो तो मैं रूम में ही भूल आई, अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर चांदनी ने अपना लहंगा पकड़ा और दौड़ती हुई वहां से चली गई। वो सीधे अपने कमरे में आई। उसने टेबल पर रखा सिया का फोन उठाया और जाने के लिए पलटी ही थी कि उसने देखा कि उसके सामने दो लड़के खड़े थे। आप लोग कुछ चाहिए आप लोगों को? चांदनी ने पूछा तो एक लड़का शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ा और बोला, कुछ चाहिए इसलिए तो तुम्हारे पास आए हैं। चांदनी मुस्कुराते हुए बोली, जी कहिए, मैं अभी ले आती हूँ। क्या चाहिए आप लोगों को? तुम? वो लड़का उसे छूने की कोशिश करते हुए बोला, पर इससे पहले कि वो चांदनी को छू पाता
चांदनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और पलटकर उसके गाल पर बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया। लेखिका कविता वर्मा।